नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में स्ट्रांग रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली और एक बार फिर मार्केट्स रिकॉर्ड लेवल पर ही क्लोज हुए। क्रूशियल पार्ट ये था कि आज सपोर्ट आया फिर से फार्मा की तरफ से, डिफेंसिव में आईटी की तरफ से, जहां एचसीएल टेक हो जो कि 1-1.5% के आसपास तेजी दिखा रहा था। फार्मास्यूटिकल में कुछ हेवी वेट से जो कि पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। हायर लेवल से जरूर फार्मा भी टूटा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक पुल बैक वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। सब सेक्टर्स में खरीदारी रही। लोअर लेवल से अच्छी पुल बैक मिड कैप में आते हुए दिखाई पड़ी। छोटे छोटे पॉकेट जैसे कि शुगर हुआ, होजरी हुआ, जहां पर जरूर खरीदारी देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल एक और ऐसा सत्र जबकि मार्केट या तो रेंज बाउंड सा ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा या पॉजिटिव फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर जाकर ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक और बेहतरीन सत्र। 2-3 चीजें जो हाईलाइट रही पिछले 2 सत्रों की, उसमें एक तो है बर्गर किंग। कल की जोरदार तेजी 20% की और आज भी 20% का एक उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। ऑब्वियस सी बात है, बसंत महेश्वरी की तरफ से कुछ हिस्सा या सौदा खरीदने की खबरों के बाद से शेयर में दोबारा मोमेंटम गेन हुआ और एक अच्छी तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। और उसके अलावा जो सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं, चाहे पीएसयू स्पेस के हों, वहाँ पर भी कुछ हद तक बज़ जैसे कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक मिला जुला न्यूज़ फ्लो वाला, मिला जुला नंबर्स वाला जो स्टॉक है वो बाजार जो है वो देखने को मिला। कुछ प्रॉफिट टेकिंग आज फिर ऑटो स्पेस में रही, जिसमें टाटा मोटर्स शेयर जो कि शुरुआती कारोबार में 2%, 1.5-2% तक भी गिरते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल एक अच्छा सत्र। कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के दम पे मार्केट में आज फिर भी लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल साजिद काजी अशरफी साहब का है कि बर्गर किंग और डी मार्ट को लाइफ टाइम रखना चाहते हैं, कैसा रहेगा? अशरफी साहब, लाइफ टाइम बहुत बड़ा स्पैन है, कहना मुश्किल है। देखिए, दोनों ही कंपनियों के केस में फिलहाल पहले तो अगर डी मार्ट की बात करें तो बहुत महंगा शेयर है वैल्यूएशन वाइज। नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, 220 स्टोर है मेजरली कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्रा में इनके स्टोर्स हैं जहाँ पे इनका मेजर कंसंट्रेशन है। बाकी एरियाज़ में इनका कंसंट्रेशन काफ़ी कम है। लेकिन कंसर्न वही कि थोड़ा वैल्यूएशन महंगा, आगे की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री कैसे बनती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा नाम है, ऑब्वियसली बात है, फ्लोट कम है, इसीलिए भी एक तरफा चाल दिखाई है स्टॉक ने। 75% प्रमोटर लेके बैठे हैं, डिविडेंड भी कंपनी पे नहीं करती है। दूसरा नाम है बर्गर किंग का। कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई बुराई नहीं है। बहुत लो कॉस्ट मॉडल पे कंपनी कामकाज करती है। जहाँ जहाँ मैकडॉनल्ड के आउटलेट है उसके जस्ट बगल में अपना आउटलेट खोल लेते हैं बिना मार्केट सर्वे किए। इन्हें पता है कि उस तरह की डिमांड वहाँ आनी है। प्रोडक्ट वाइज ज़्यादा बेटर है ये पोजीशन। स्टोर भी 220 स्टोर के आसपास थे, इसको बढ़ा के भी 700 स्टोर के आसपास करने की बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी कंपनी में बुराई नहीं है, बट बहुत भागा है। एकदम से 60 रुपये की चीज़ आपको 120 दिखे और फिर अगले दिन वो आपको 160 के आसपास आते हुए दिखाई पड़े, तो एकदम से इतनी बड़ी तेज़ी कभी भी एस्टॉनिशिंग रहती है। कभी नीचे मिले तो आप ज़रूर इसमें खरीदारी करें, लेकिन हायर लेवल में थोड़ा कंजर्वेटिव होने की भी ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बजाज फाइनेंस पर। रोहित जी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पर ये शेयर कामकाज कर रहा है, बड़े बढ़िया तेज़ी दिखाई है। लोअर लेवल से 150% का मूव ये स्टॉक दिखा चुका है, रादर 200% के आसपास का मूव ये मई के लो से अब तक दिखा चुका है। कंपनी अच्छी है, कोई बुराई नहीं है, स्टॉक अच्छा है। इन लेवल पे अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हैं, लोअर लेवल पे मिले तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। समय देंगे तो शायद अच्छा रिटर्न भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़े। इसके अलावा यहाँ बजाज फाइनेंस की ही बात करते रोहित जी, बर्गर किंग कब बाय करें? जयदीप साहब, क्लियर है कि अभी तो बाय नहीं हो सकता, ऑलरेडी इतनी बड़ी तेज़ी आ चुकी है। आप ऐसे मान के चलिए कि 121 रुपये के दाम पर इसमें बसंत महेश्वरी साहब ने खरीदारी की है 114 रुपये के दाम पर, 112 से 114 रुपये की रेंज में 25 लाख शेयर वो खरीद के लेके गए। तो अगर इस रेंज के आसपास आपको स्टॉक कहीं मिले आज, कल, परसों, नरसों, जब भी, तो बनता है, क्योंकि उस समय पर जब इतना बड़ा बाजार का जानकार खरीदारी कर सकता है तो आप भी खरीदारी कर सकते हैं। ये तो एक बिल्कुल क्लियर प्ले है, तो आप उसको देख सकते हैं। दूसरा, इतनी बड़ी कूल ऑफ के बाद कहीं तो ये ईज आउट होगा, जहां ईज आउट हो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ये एक और बढ़िया विकल्प हो सकता है। तो आप इन 2-3 चीज़ों को ध्यान रखकर फिर इसमें खरीदारी करें। इसके आगे अब एक्सिस बैंक पर अजय सिंह साहब का एक सवाल है 384 पे। सिंह साहब, सही कंपनी सही दाम पर आपकी खरीदारी है, आप होल्ड कर सकते हैं, नीचे मिले तो आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बैंक में प्रॉब्लम नहीं है, भाव में प्रॉब्लम नहीं है, समय आप दीजिए, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा, इंडियन होटल, जी पावर,
आईनॉक्स, थायरोकेयर, इतने सारे रिजल्ट पंकज जैन साहब ने सवाल पूछे हैं। खैर समय का थोड़ा अभाव रहता है जैन साहब, इसलिए एक ही सवाल लेता हूँ मैं। इंडियन होटल पहले बात कर लेते हैं। इंडियन होटल के लिए आज ही एक रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट थी HSBC की। उन्होंने 151 रुपये के टारगेट दिए हैं। 3-4 चीज़ें जो उन्होंने हाईलाइट की हैं वो ये कि एक, ऑक्यूपेंसीज इंप्रूव हो रही हैं, प्री कोविड लेवल पर आ गई हैं। 2, कंपनी का जो बैंक्वेट बिजनेस है वो पिकअप कर रहा है कि शादियां दोबारा अब ट्रैक पर आते दिखाई पड़ रही हैं। ये इनके लिए नहीं, पूरे सेक्टर के लिए आप मान के चलिए। 3, जैसे जैसे कोविड की दवा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितना वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ही एक्टिविटीज़ में और इम्प्रूवमेंट आएगा, चाहे वो एविएशन हो, होटल हो। और 4, इस कंपनी का ब्रांड, प्रोडक्ट और पैट या मैनेजमेंट, इसको लेकर कोई डाउट नहीं है। तो आप सही कंपनी में हैं, समय दे सकते हैं और आप ज़रूर इसके अंदर बने भी रह सकते हैं। अच्छा, महानगर गैस पर क्या व्यू है? रोहन शर्मा साहब, 3 कंपनियां स्पेस में हैं, IGL, MGL, गुजरात गैस। IGL ऑल टाइम हाई हिट करके आया, MGL ने भी रिसेंटली ऑल टाइम हाई हिट किया था, गुजरात गैस भी वेल पोजीशनड है। देखिए, महानगर गैस वैसे तो पूरे वेस्टर्न जोन को कवर करती है, केटर करती है। महाराष्ट्र, गुजरात या आसपास के जो एरियाज़ हैं उनको ये बेसिकली केटर करती है। एक्सपैंड कर रही है धीरे धीरे बाकी एरियाज़ में भी। और इंडिया में इस तरह रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी से कामकाज है या डिमांड है, अच्छी ग्रोथ तो मान के चल सकते हैं। अगर आप समय दे सकते हैं तो ज़रूर बने रहिए। नीचे के लेवल पे अगर आपको मिले तो आप और खरीदारी इसमें कर सकते हैं। रिलायंस पावर, थोड़ा संवेदनशील सवाल है रिलायंस पावर को लेकर। ये कंपनी का कारोबार है नहीं और स्टॉक भाग रहा है। लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, ये मैंने ज़रूर ऑब्जर्व किया था कि पिछले क्वार्टर के नंबर्स में Q-on-Q बेसिस पे कंपनी के नंबर्स में सुधार आया था। अदर इनकम का उसमें हेड नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी नंबर ठीक आए थे। तो अभी एटलीस्ट सस्टेनेबिलिटी बनने दीजिए। अगर सस्टेनेबिलिटी रहती है नंबर्स के अंदर तो आप ज़रूर एटलीस्ट इसे देख सकते हैं। लेकिन नियर टर्म में जब तक बिना नंबर्स के अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो ये स्पेक्युलेटिव स्टॉक ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, HDFC पर व्यू, धवन साहब, HDFC अपने स्पेस की सबसे दिग्गज कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस स्पेस की। इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़ इतनी है, बंधन बैंक जैसी बैंक के अंदर अभी भी इनके इन्वेस्टमेंट है, HDFC में इन्वेस्टमेंट है, HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़ काफ़ी हैं। दूसरा, खुद का इंडिविजुअल उनका हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो आपको पता ही है किस तरह का इतना स्ट्रॉन्ग है। आज की डेट में अगर आप घर लेने जाते भी हैं तो आप PSU बैंक के बाद अगर किसी पे रिलाय करते हैं तो सबसे पहले आप हाउसिंग HDFC पे ही रिलाय करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, अच्छे नंबर, क्रेडिबल परफॉर्मेंस, और मतलब और क्या चाहिए आपको इस बैंक में बने रहने या इस कंपनी में बने रहने के लिए? बेटर है कि आपको नीचे मिले तो आप ज़रूर लीजिए, समय देंगे ज़रूर रिटर्न आएगा, तो आप टाइम दीजिए और बने रहिए, यही ज़्यादा बेटर रहेगा इसके लिए। अच्छा, निफ्टी नाउ सेल ऑन राइज, उमंग साहब, ये व्यू सबका है मार्केट में कि क्या निफ्टी किसी भी तेज़ी में बेचें। देखिए, कल हमारे साथ वो जुड़े थे केडिया साहब, उन्होंने बात साफ की कि अभी निफ्टी को बेचने का समय नहीं है। आप निफ्टी बेचे जाएंगे हायर लेवल पे, थोड़ी सी निफ्टी नीचे आएगी, आपने बेचा और आपको लगा कि नीचे शायद कवरिंग होने के लिए या फिर नीचे भी यहाँ से गिरावट आएगी, और वहीं से निफ्टी अगर मान ली थोड़ा और ऊपर जाता है तो वो शॉर्ट्स और सपोर्ट कर देंगे तेज़ी को। तो हर बार यही हो रहा है, 100 पॉइंट नीचे आता है, शॉर्ट को थोड़ा सपोर्ट मिलता है और बाजार तेज हो जाता है। तो इसलिए अभी एटलीस्ट नहीं, जब तक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ना दिखे आप उसको रूल करिए। तेज़ी का बाजार भले आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं मान सकता हूँ, लेकिन सभी स्टॉक ऐसे नहीं है जो इस टाइम मंदी में जाने लायक है। बहुत स्टॉक अभी भी सही सही दाम पर हैं। ITC को ले लीजिए, HUL को ले लीजिए, सही दाम पर अवेलेबल है। कोलगेट में भी बहुत वैल्यू अनलॉकिंग बाकी है, इस तरह की कंपनी के नंबर्स हैं। तो बहुत स्टॉक है इनमें भी वैल्यू अनलॉकिंग बाकी है, आप उनको देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, इंस्टेड ऑफ कि आप निफ्टी को शॉर्ट करके चलें। अच्छा, HDFC लाइफ पर विकास कुमार जी सवाल या वेंकटेश जी, दोनों को यही राय है कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, अपने स्पेस में लार्जेस्ट मार्केट शेयर ओन करता है ये इंश्योरेंस स्पेस में, प्राइवेट प्लेयर्स में। इंश्योरेंस में LIC सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन लिस्टेड प्लेयर्स में सबसे बड़ा मार्केट शेयर अभी फिलहाल यही ओन करते हैं। 13% के आसपास का मार्केट शेयर है। और कंपनी इस तरह एक्सपैंड कर रही है। 800 रुपये तक के टारगेट्स भी ब्रोकरेज हाउसेज ने दिए थे नंबर्स के बाद, 720-800 रुपये के टारगेट्स थे। गौरांग भी हमारे साथ जुड़े थे कुछ दिन में पहले, उन्होंने भी यही कहा था कि 750-800 रुपये तक की 40 शेयर में देखने को मिल सकती है। अगर आपके पास पेशेंस है, टाइम दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लोअर लेवल पे और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो आप इसमें ज़रूर बने रहिए। वरना ट्रेडिंग मूव के हिसाब से आप 620, 680, 700, 750 की रेंज में कहीं मिले तो आप निकल सकते हैं। ब्रिटानिया क्या करें, 3200 से 500 शेयर हैं। देखिए, ब्रिटानिया के केस में अजहर साहब
32% करीब इनका मार्केट शेयर है। इस पूरे स्पेस में, बिस्किट स्पेस में अनऑर्गेनाइज मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन ऑर्गेनाइज मार्केट के जो दो बड़े प्लेयर्स में एक पार्ले है और एक ब्रिटानिया है। 38 से 40% उनका मार्केट शेयर और सेकंड लार्जेस्ट इज ब्रिटानिया। लेकिन ब्रिटानिया लिस्टेड स्पेस में इकलौती सबसे बड़ी कंपनी है। केक और जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो बहुत बड़ा है, एक्सपोर्टर है मेजर वर्ल्ड वाइड, और बहुत पुरानी हिस्ट्री है, 100 साल से ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है इंडिया में। तो अगर वही बात, अगर आप पेशेंस रखते हैं तो इसमें ज़रूर 3000 के 4000, 5000, 6000 भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऐसा कुछ बुराई नहीं है इस कंपनी में। लेकिन अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप जल्दी निकलना चाहते हैं, ट्रेड के लिहाज से आपने लिया, तो जाहिर सी बात है 150-200 रुपये के लिए निकल सकते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये कंपनी इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, ये कंपनी कोई ट्रेडिंग ग्रेड नहीं है। तो आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हिसाब से इसमें अपनी पोजीशन देखें। अगर कभी किसी फाइन डे आपको आधे दाम पर भी मिल जाए, यानी 1500, 1600, 1650, 1700, तो बहुत ही अच्छा बेट है, आप वहाँ पर भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मैजेस्को का व्यू, रमेशन साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। देखिए, मैजेस्को में आज 972 रुपये का सुबह भाव था जब ये 974 रुपये के डिविडेंड की बातचीत हुई। डिविडेंड इसलिए दिया जा रहा है कि कंपनी ने अपना सारा कारोबार बेच दिया है। इस कारोबार के बाद कंपनी के पास करीब 100-125 करोड़ रुपए के आसपास कैश बचेगा, और कहीं पर प्रॉपर्टी हैं, 2 प्लॉट या 2 फ्लैट्स हैं या 2 ऑफिसेज हैं, वो बचेंगे। वो कारोबार खाली कंपनी पर रहेगा, बाकी सारा कारोबार निकल गया है। अब तो डिविडेंड की फॉर्म में वो सारा कारोबार चला जाएगा। करीब 2780 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड होगा। अब उसको निकलने के बाद जो बिजनेस बचेगा, कंपनी ने बात साफ की कि उसको भी वो आगे चल के डिविडेंड में दे देंगे। तो अब कंपनी के पास कारोबार के नाम पे कुछ नहीं रहेगा। तो अगर आपके पास है तो आप निकल सकते थे तेज़ी में, निकल जाएं तेज़ी में। नहीं है, आप डिविडेंड के लिए लेना चाह रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि डिविडेंड जो आपको मिलेगा उसमें 15% टैक्स भी लगेगा, और प्लस एक्स होने के बाद इसकी जो एडजस्टेड वैल्यू है वो कम से कम 100-125 रुपये होनी चाहिए, तब जाके आप कुछ प्रॉफिट में आएंगे, जो कि अभी के हिसाब से 35-40 रुपये बैठ रही है। तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। तो ये दोनों चीज़ों को देखकर आप अभी स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं। बड़े डिविडेंड को देख के खाली ना लीजिए, क्योंकि आप डिविडेंड अगर ले भी लेंगे और एक्स हो जाएगा थोड़े दिन बाद 25 तारीख को, तब आप क्या करेंगे? तो आपके पास सिर्फ 35-40 रुपये एक शेयर होगा, और प्लस आपको 15% का एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ेगा, और प्लस दलाली एंड ऑल जो होगा वो अलग। तो इसीलिए अभी अवॉइड करिए। और अच्छे स्टॉक है, आप उनको देख सकते हैं। कुछ दिन पहले गुडियर ज़्यादा अच्छा स्टॉक था, जो बिजनेस भी कर रहा है और 80 रुपये का डिविडेंड भी दे रहा है, तो आप उसको देख सकते थे। 8% की यील्ड थी वहाँ पर। अच्छा, यस बैंक 3 से 4 सालों के लिए, सर कहना मुश्किल है सनी जी, क्योंकि यस बैंक के केस में साफ है ये कि जब तक इनका कारोबार नहीं सुधरता, इनके साथ न्यूज़ फ्लो काफ़ी रहेगा, और इस तरह की न्यूज़ फ्लो के साथ 50 चीज़ें हैं। तो अभी एटलीस्ट आप बेटर, अगर किसी बैंक में जाना चाहते हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये इतने सारे नाम हैं जिन पर आप जा सकते हैं। अवॉइड करिए अभी यस बैंक को। आपके पास पड़ा है तो आप होल्ड ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई चॉइस आपके पास है भी नहीं। अच्छा, एप्पल इंडिया 10 शेयर हैं 3100 रुपये के दाम पर। सर दाम भी सही है और नाम भी सही है रोहित जी, दोनों ही। स्टॉक भी अच्छा है, भाव भी अच्छा है। आपको अगर ये दोबारा नीचे मिले 2000, 1900, 1700, 1600, आप इसमें ज़रूर खरीदारी कर सकते हैं। अच्छे यूनिक बिजनेस मॉडल में कंपनी कामकाज करती है। माइक्रोसॉफ्ट का करीब 8 से 9% कंपनी के अंदर स्टेक है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, आप बने रह सकते हैं। लो फ्लोट का शेयर है, तो बड़ी बात भी है कि इसमें चलना इसलिए लाजमी भी चल रहा है। तो आप एटलीस्ट समय दीजिए, नीचे मिले तो आप और खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, HUL और डाबर, IRCTC लॉन्ग टर्म, इनमें अगर रेट करना हो तो सबसे पहला नाम है HUL, दूसरा नाम है डाबर, तीसरा नाम है IRCTC। वजह, HUL सबसे बड़ी FMCG कंपनी, सबसे मासिव कंजम्पशन, सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड। डाबर सेकंड सबसे बड़ी जो मेडिकल या आयुर्वेद की कंपनी है वो, और FMCG जाइंट तो सेकंड हो गई। थर्ड IRCTC इसलिए क्योंकि किसी भी तेज़ी में अगर शेयर मिलेगा या और तेज़ी दिखाएगा, 2000 के ऊपर भी जाएगा, तो गवर्नमेंट स्टेक सेल करना शुरू कर देगी। तो स्टेक सेल जाहिर से डिस्काउंट पे ही होगा, तो वापस नीचे आना शुरू होगा। तो इसीलिए पहला HUL, दूसरा डाबर, तीसरा IRCTC। इंडिया फुड हाउसिंग लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड, पठान साहब ऐसा कंपनी नहीं है। अगर आपको हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में जाना है तो HDFC इज द बेस्ट बेट लॉन्ग टर्म के लिए, आप उसको देखिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग ट्रेडिंग बेट है, मूव करेगा, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मूव आते हैं इसमें, तो आप उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। रिलायंस पे क्या करें अरोड़ा साहब? रिलायंस होल्ड करें, ऑब्वियस सी बात है। देश की सबसे बड़ी कंपनी को आप लेके बैठे हुए हैं, तो जिस तरह से ग्रोथ अगर आप देख रहे हैं मार्केट की, निफ्टी की, देश की, तो ऑब्वियस सी बात है देश के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, रादर नंबर 10 तक सारी कंपनी को ग्रो करना ही पड़ेगा, तभी इस तरह की ग्रोथ आएगी। तो ये टॉप 10 को तो एटलीस्ट आप लीजिए, हर फॉल में आपको मिले आप लेते रहिए। ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ यही करते हैं कि टॉप 10 स्टॉक उठाते हैं और उन्हीं को एक्यूमुलेट कर रहे हैं पिछले 15 साल से। तो आप एटलीस्ट इस तरह की रणनीति रखिए। इंडिया की टॉप कंपनी है,
किसी फॉल में आपको मिले, आपके भाव से 10, 20, 25, 30% नीचे ज़रूर एक्यूमुलेट करिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया 500 शेयर 120 रुपये के दाम पर। सर थोड़ा स्लो मूवर है, कंपनी अच्छी है, स्टॉक बुरा है, चलता है, सो चलता है, डिविडेंड अच्छा दे देता है, लेकिन कैश रिच कंपनी है, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन स्टॉक थोड़ा कम चलता है नोवार्टिस की तरह। तो अगर आप में पेशेंस है तो ही आप बने रहिए। मल्टीनेशनल जाइंट है वैसे तो, लेकिन समय अगर मिलेगा या समय देंगे तो ही इसमें कुछ पॉसिबिलिटी बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। चलिए आखिरी एक सवाल और ले लेते हैं। सवाल है बजाज फाइनेंस में हम बात कर चुके हैं, CDSL, BSC दोनों, चौधरी साहब दोनों में आप बने रह सकते हैं। दोनों कंपनियों को यूनिक बिजनेस है, यूनिक होल्डिंग है, लो इक्विटी फ्लोट है और अच्छे ग्रोथ दिखा भी रहे हैं। आपने जिस भी भाव पर खरीदारी की है आप समय दे सकते हैं, तो बने रहिए, यही ज़्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। माफ़ी उन सभी से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आज हमसे सवाल पूछे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।